चलिए तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रासरणी दाब, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का लास्ट टॉपिक है, प्रासरणी दाब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो प्रासरणी दाब है, प्रासरणी दाब को पढ़ने से पहले सबसे पहले इसका जो एक दो टर्म है उस टर्म को समझना पड़ेगा, उसके बाद प्रासरणी दाब हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रासरणी दाब को समझने के लिए जो फर्स्ट टर्म होता है वो है अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होता है, जिसको हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं जितने भी सारे सॉल्यूशन बनते हैं, जितने भी सारे विलयन होते हैं, ये दो कंपोनेंट से बनते हैं, एक विलय और एक विलायक। एक विलय से बनते हैं और एक विलायक से बनते हैं जितने भी सारे विलयन बनते हैं, बाइनरी विलयन जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर जो है विलय जो क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी में कम रहता है, और विलायक जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी में ज़्यादा रहता है, अर्थात मात्रा ज़्यादा रहता है विलायक का, और विलय का मात्रा कम होता है। लेकिन जब साइज के अनुसार से देखा जाए तो साइज के अनुसार से विलय का जो साइज है, जो आकार है, वह बड़ा होता है, और विलायक का जो आकार है वह छोटा होता है। यहाँ पे विलय का जो आकार है वो क्या होता है, बड़ा आकार का होता है, और विलायक का जो आकार होता है वह छोटा आकार का होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझे, जैसे यहाँ पे जैसे चीनी और पानी ले लीजिए। तो चीनी और पानी का जब हम लोग शरबत बनाते हैं तो उसमें चीनी जो होता है विलय का काम करता है, मात्रा कम रखते हैं लेकिन आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। और जो पानी होता है, पानी का आकार बहुत ही, उसका जो मोलिक्यूल होता है बहुत ही छोटा छोटा आकार का होता है। तो यहाँ पर सेम उसी प्रकार से जो विलय होता है वह आकार में बड़ा होता है, भले ही उसका क्वांटिटी कम होता है लेकिन आकार बड़ा होता है। और जो विलायक होता है इसका क्वांटिटी ज़्यादा होता है लेकिन आकार जो है छोटा होता है, यहाँ पे आकार जो छोटा होता है। तो यहाँ पे अर्ध पारगम्य झिल्ली एक प्रकार का झिल्ली है, एक प्रकार का क्या है, झिल्ली है, जिसे सिर्फ होकर के किसका अणु गुजरेगा, विलायक का अणु ही उससे केवल होकर के गुजर सकता है। क्योंकि विलायक के अणु ही केवल उससे होकर के गुजर सकता है, क्योंकि विलायक का ही जो अणु है वह छोटा आकार का होगा, और विलय का जो अणु है वह बड़ा आकार का होगा। जैसे इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं, जैसे घर में चाय बनता है, तो जो हम लोग पानी लेते हैं तो चाय बनाने के लिए पानी में क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं। तो जो चाय पत्ती डालते हैं वो तो ज़्यादा हम लोग डालते नहीं है, कम मात्रा में डालते हैं। जो विलय का काम करता है चाय पत्ती, तो उसको चाय छानना से हम लोग जो छानते हैं, तो जो पानी होता है, पानी का मोलिक्यूल चाय छानना से होकर के निकल जाता है, जबकि जो चाय पत्ती रहता है, चाय पत्ती के मोलिक्यूल से उसको होकर के बाहर नहीं जाने देता है। सेम उसी प्रकार का अर्ध पारगम्य झिल्ली है, जो सिर्फ विलायक के अणु को ही बाहर जाने देगा और विलय के अणु को उससे बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि विलय का जो आकार है वह बड़ा होता है और विलायक का जो आकार है छोटा होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर एक विलियन है, ये एक विलियन है, और ये जो है ये एक SPM है, जिसको हम लोग अर्ध पारगम्य झिल्ली बोलते हैं, शॉर्ट में इसको हम लोग SPM बोलते हैं। ये SPM है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स है। तो इससे हो करके केवल सिर्फ विलायक के अणु ही गुजर सकता है, क्योंकि विलायक जो है उसका जो आकार जो होता है वह छोटा छोटा होता है, जबकि विलय का जो आकार होता है वह बड़ा हो सकता है। तो विलय का आकार ये अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर के नहीं गुजर सकता है, सिर्फ विलय का आकार इस अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर के नहीं गुजरेगा, सिर्फ विलायक का आकार ही इससे होकर के गुजर सकता है। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली है जिसे सिर्फ विलायक के अणु ही गुजर सकते हैं, विलय के अणु नहीं गुजर सकते हैं।
तो यहाँ पर देख लीजिए इसका डिफिनेशन जो है, एक ऐसी झिल्ली जिससे होकर केवल वी लायक के अणु गुजर सकते हैं उसे एसपीएम अर्थात सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिससे सिर्फ वी लायक के अणु ही गुजर सकते हैं, वी लेयर के अणु नहीं गुजर सकते। वैसे ही झिल्ली को हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली या एसपीएम कहते हैं। तो यहाँ पे अर्धपारगम्य झिल्ली आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली से सिर्फ वी लायक के अणु ही गुजर सकता है, क्योंकि वी लायक का आकार छोटा होता है और वी लेयर का जो अणु होता है उसका आकार बड़ा होता है, जिसके वजह से इस झिल्ली से वी लेयर के अणु नहीं गुजर सकते हैं, सिर्फ वी लायक के अणु ही गुजर सकते हैं। अब चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, वह है पराशरण, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस, यहाँ पर जो पराशरणी दाब को समझने के लिए एक तो अर्धपारगम्य झिल्ली समझना जरूरी है, जिसको हम लोग कर लिए। उसके बाद यहाँ पे पराशरण है, ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस समझना है कि ओस्मोसिस क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो वैसा विधि जिसमें वी लायक किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा सांद्र विलयन में प्रवाहित होता है उसे पराशरण कहते हैं। अर्थात तो वैसा विधि जिसमें वी लायक किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा सांद्र विलयन में प्रवाहित होता है, अर्थात ये स्वतः प्रवाहित होता है, अपने आप प्रवाहित होता है, उसे हम लोग पराशरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओस्मोसिस है, जैसे यहाँ पर ओस्मोसिस है, जैसे यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे ये जो है हमारा विलियन है, ये जो है हमारा विलियन है, ये जो है हमारा विलियन है, और यहाँ पर ये जो है ये हमारा वी लेयर है, यानी ये हमारा समझ लेते हैं ये वी लायक है, ये विलियन है, सॉरी ये वी लायक है, ये क्या है हमारा वी लायक है। तब यहाँ पे ये वी लायक है और यहाँ पर विलियन है। तो विलियन में ये मान लेते ये विलियन है, तो ये हाई कंसंट्रेशन होगा, इसमें मोलिक्यूल ज़्यादा होगा, और ये लो कंसंट्रेशन होगा, इसमें मोलिक्यूल कम होगा। जैसे यहाँ पे जो लाल लाल दिखाई दे रहा है वो हमारा सॉल्यूट का मोलिक्यूल है, जो लाल लाल है, तो इसमें कम है जबकि इसमें ज़्यादा है। अब सपोज दैट ये जो विलियन बना है, ये विलियन हम मान लेते हैं ये समुद्री जल है, ये क्या है हमारा, ये समुद्री जल है, और ये हमारा जो है ये इधर वाला जो है हमारा शुद्ध जल है, H2O है, H2 है। तो यहाँ पर जब देखा जाए तो यहाँ पर इसमें जो विलियन में होगा, अगर ये जो हरा हरा वाला जो मोलिक्यूल है उसको अगर हम जल का मोलिक्यूल मानते हैं, तो इसमें जल का मोलिक्यूल ज़्यादा होगा और इसमें जल का मोलिक्यूल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसमें तो वी लेयर भी तो मिला हुआ होगा ना विलियन में, और ये सिर्फ शुद्ध वी लायक है, तो ये शुद्ध वी लायक है, तो इसमें तो वी लेयर तो होगा नहीं। तो इसके अपेक्षा इसमें जो है वी लायक का मोलिक्यूल कम होगा, यानी इसके अपेक्षा इसमें वी लायक का मोलिक्यूल कम होगा। तो ये सीधी सी बात है, इसमें जो मोलिक्यूल है क्या होगा, कम होगा। जैसे यहाँ पे ये जो हरा वाला है इसको हम H2O मानते हैं, यहाँ पर ये H2O है, और इसमें भी जो हरा वाला है ये H2O है, जो यानी कि विलियन है, और यहाँ पे शुद्ध वी लायक है ये, और ये जो लाल लाल वाला है वो सॉल्यूट का मोलिक्यूल है। तो ये इससे इधर की ओर जाना शुरू कर देगा, क्योंकि इधर मात्रा ज़्यादा है और इधर मात्रा कम है। तो इधर जो सोलवेंट है, इस साइड जो सोलवेंट है इसका मात्रा ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर ये सोलवेंट जो है ये इधर सोलवेंट में इसका मात्रा ज़्यादा है, और इस साइड के सॉल्यूशन में इसका जो सोलवेंट है उसका मात्रा कम है। तो मान लेते हैं जिधर ज़्यादा है और एक तरफ कम है, तो ज़्यादा वाला में से कम वाला की ओर आना शुरू हो जाएगा मोलिक्यूल। तो इससे जो होकर के गुजरेगा, सिर्फ अभी हम लोग अर्धपारगम में यहाँ पर जो ये लगा हुआ है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स है जो हरा वाला है। तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली सिर्फ वी लायक के अणु को ही गुजरने देगा, सिर्फ वी लायक के अणु को ही क्या करने देगा, गुजरने देगा। तो जो यहाँ पे जो ब्लू कलर के वो इस साइड होकर के आने लगेगा,
यह इस साइड होकर के आने लगेगा। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ये क्रिया अपने आप होने लगता है। तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अब इसमें ओस्मोसिस होना शुरू होगा। तो इसमें का जो मोलिक्यूल है, जो वी लायक का, जो सोलवेंट का जो मोलिक्यूल है, वह किधर जाने लगेगा, विलियन की ओर जाने लगेगा था। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और इधर जो यहाँ पे जो मोलिक्यूल है, जो लाल वाला जो सॉल्यूट का मोलिक्यूल है, वह उस साइड नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा है, वह अर्ध पारगम्य झिल्ली उसको उस साइड नहीं जाने देगा। तो यहाँ पर अब ये जो क्रिया होने लगता है, ये अपने आप होने लगता है। इसी चीज़ को हम लोग ओस्मोसिस कहते हैं। तो यहाँ पर जब अर्ध का पारगम्य झिल्ली में से, अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर के वी लायक के अणु जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगता है, तो उसी क्रिया को हम लोग प्राशरण कहते हैं। अब इधर जो हमारा था शुद्ध विलायक था, यानी शुद्ध पानी था, और इधर मान लेते हैं ये विलियन था, अर्थात अशुद्ध पानी हो गया। अर्थात इसमें विलिय भी मिला हुआ है तो अशुद्ध था, और इधर शुद्ध पानी था। तो अब ये तो क्रिया अपने आप होने लगा। तो इस क्रिया को तो हमको तो रोकना पड़ेगा ना, क्योंकि हम तो शुद्ध जल पिएंगे ना, शुद्ध नहीं ना पिएंगे। तो ये इस क्रिया को रोकना पड़ेगा। तो इस क्रिया को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, क्योंकि हमको जो यहाँ पर शुद्ध जो वी लिया है, शुद्ध भले शुद्ध वी लायक है, शुद्ध वी लायक से मोलिक्यूल निकल करके विलियन के तरफ आ रहा है। जो विलियन के तरफ निकल करके क्या हो रहा है, आ रहा है। तो इस क्रिया को हमको रोकना पड़ेगा। तो इस क्रिया को रोकने के लिए यहाँ पे हम लोग प्रेशर का अप्लाई करते हैं। इस क्रिया को रोकने के लिए हम लोग एक प्रेशर का अप्लाई करते हैं। उसी चीज़ को हम लोग प्राशरणी दाब कहते हैं। तो प्राशरण की क्रिया को रोकने के लिए जो प्रेशर हम लोग अप्लाई करते हैं, उसी प्रेशर को हम लोग प्राशरणी दाब कहते हैं। तो यहाँ पर जो ओस्मोसिस है, प्राशरण है, तो प्राशरण क्या होगा कि जब वैसा विधि जिसमें वी लायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली से निकल करके सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होने लगता है। सांद्र विलयन की ओर क्या होने लगेगा, प्रवाहित होने लगेगा। उसी को हम लोग प्राशरण करते हैं। और ये क्रिया जो है स्वतः अपने आप शुरू हो जाती है, जिसको रोकने के लिए हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रेशर का अप्लाई करेंगे तो ये क्रिया रुकेंगे, उतना प्रेशर देंगे कि ये प्राशरण रुक जाए। उसी को हम लोग प्राशरणी दाब कहते हैं। तो यहाँ पे प्राशरणी दाब कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं प्राशरणी दाब। तो देखिए अब यहाँ पे प्राशरणी दाब अब फाइनली आ गया, जिसका हम लोग का इंतजार था, प्राशरणी दाब का ओस्मोटिक प्रेशर। तब यहाँ पर देखिए ओस्मोटिक प्रेशर वी लायक को विलियन में जाने से रोकने के लिए, वी लायक को विलियन में जाने से रोकने के लिए और साम्य अवस्था स्थापित करने के लिए लगाया गया दाब को प्राशरणी दाब अर्थात पाई कहते हैं। अर्थात प्राशरणी दाब को हम लोग पाई से सूचित करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग प्राशरणी दाब पाई कहते हैं। तो यहाँ पर अब ये चीज़ देखिए कि वी लायक को विलियन में जाने के लिए ये जो क्रिया होती है, जो वी लायक और एक तरफ विलियन रखते हैं और बीच में जो अर्ध पारगम्य झिल्ली रखते हैं, तो वी लायक से अणु विलियन की ओर जाने लगता है, जिसको रोकने के लिए हम लोग रोकने के लिए विलियन पर प्रेशर का अप्लाई करेंगे, ना कि वी लायक पर। वी लायक पर अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये पूरा और भी भाग जाएगा, टोटल विलियन की ओर चला जाएगा। तो यहाँ पे विलियन पर हम लोग क्या करते हैं, एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, एक प्रेशर लगाते हैं जो साम्य अवस्था में ला देता है, दोनों बराबर में आ जाता है और यह प्रक्रिया जो है रुक जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये प्योर सोलवेंट है, जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है हमारा ये प्योर सोलवेंट है, और यहाँ पर ये जो है हमारा प्योर सोलवेंट है, ये सॉल्यूशन है। तो प्योर सोलवेंट और ये सॉल्यूशन है। तो ये प्योर सोलवेंट से सॉल्यूशन की ओर आने लगता है। जैसे यहाँ पर देखिए आने लगा प्योर सोलवेंट से सॉल्यूशन की ओर आने लगा। तो जब प्योर सॉल्यूशन से सोलवेंट की ओर आने लगता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी पढ़ के आए, इसको हम लोग ओस्मोसिस बोलेंगे। ये जो क्रिया होता है, ये क्रिया ओस्मोसिस होता है, ये क्रिया ओस्मोसिस कहलाता है। अब इस क्रिया को रोकने के लिए यहाँ पे हम लोग एक प्रेशर का अप्लाई करेंगे और वह प्रेशर ओस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। तो ये क्रिया जो है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये जो अणु है इधर से इधर की ओर आने लगेगा, और ये दोनों जो है एक साम्य अवस्था में हो जाएगा, अब यहाँ पर
अब यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे और उतना प्रेशर अप्लाई करेंगे जितना पर ये प्रासरण जो है, प्रासरण की क्रिया रुक जाए, उसी को हम लोग प्रासरणी दाब कहते हैं। इसी चीज़ को हम लोग प्रासरणी दाब कहते हैं। और यहाँ पे जो है प्रासरणी दाब, इसमें जो है यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ जो है प्रासरणी दाब P बराबर पाई होता है, यहाँ पर P बराबर पाई होता है। अर्थात इसमें जो प्रेशर है प्रासरणी दाब के बराबर होता है। इसमें उतना ही प्रेशर अप्लाई करेंगे जितना पर ये ओस्मोसिस की जो प्रासरण की क्रिया है वो रुक जाना चाहिए। ये प्रासरण की जो क्रिया है वो क्या हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। उसी को हम लोग प्रासरणी दाब कहते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे अब इससे अगर अधिक प्रेशर अप्लाई करते हैं, इससे अगर हम लोग अधिक प्रेशर अप्लाई करते हैं तो अब तो ये इधर का जो वी लायक का अणु है, जो ये विलियन है, तो ये विलियन का जो वी लायक का अणु है वह शुद्ध वी लायक की ओर आने लगेगा। ये शुद्ध वी लायक की ओर आने लगेगा तो इसको हम लोग रिवर्स ओस्मोसिस कहते हैं। जब शुद्ध वी लायक से विलियन की ओर जब जाने लगता है, शुद्ध विलायक से मॉलिक्यूल विलियन की ओर जाने लगता है, उसको ओस्मोसिस कहते हैं। और इस क्रिया को रोकने के लिए जितना प्रेशर हम लोग लगाते हैं ताकि ये विलायक से विलियन में अणु जाने से रुक जाए, उतना प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसको हम लोग ओस्मोटिक प्रेशर पाई करते हैं। अगर ओस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो हमारा रिवर्स ओस्मोसिस अर्थात प्रतिलोम प्रासरण हो जाता है। पहले था कि मॉलिक्यूल इस साइड से इस साइड जा रहा था, अब अधिक प्रेशर अप्लाई कर देंगे, ये ओस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूल अब विलियन से शुद्ध विलायक की ओर आने लगेगा, जिसको हम लोग रिवर्स ओस्मोसिस आरओ भी कहते हैं। जो घर में लगा हुआ होता है आरओ, उस चीज़ को कहते हैं। तो यहाँ पे फाइनली प्रासरणी दाब जो है, प्रासरणी दाब को आप लोग समझ गए बढ़िया से कि प्रासरणी दाब क्या होता है। तो प्रासरणी दाब क्या है, एक वैसा दाब है, प्रासरणी दाब एक ऐसा दाब है जो प्रासरण की क्रिया को रोक कर एक साम्य अवस्था में ला देता है, जहाँ P बराबर पाई होता है। अर्थात ये इस पे जो प्रेशर होता है वो ओस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ओस्मोटिक प्रेशर बराबर अप्लाइड प्रेशर टू स्टॉप ओस्मोसिस, अर्थात उतना ओस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए जो ओस्मोसिस को क्या कर दे, रोक दे, उसी को हम लोग ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब चलिए अब आगे देखते हैं, जो प्रासरणी दाब से अगर अधिक दाब अगर आरोपित करते हैं, अधिक दाब लगाते हैं तो क्या बनेगा। तो चलिए यहाँ पर जो है वो है प्रतिलोम प्रासरण, जिसको हम लोग रिवर्स ओस्मोसिस या इसको हम लोग आरओ भी कहते हैं, आरओ जो घर में लगा हुआ होता है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर जो है प्रतिलोम प्रसारण किसी विलियन पर प्रासरणी दाब से अधिक, यहाँ पर देखिए प्रासरणी दाब इतना रहेगा तो यहाँ पे जो प्रासरण है वह रुक जाएगा। लेकिन अगर प्रासरणी दाब से अधिक दाब आरोपित करते हैं तो करने पर विलियन से शुद्ध विलायक की ओर प्रासरण होने लगता है। विलियन से शुद्ध विलायक की ओर प्रासरण को प्रतिलोम प्रासरण कहते हैं। तो विलियन से जो शुद्ध विलायक की ओर, तो विलियन में से सिर्फ विलायक ही निकल करके शुद्ध विलायक की ओर जाने लगेगा, उसी को हम लोग प्रतिलोम प्रासरण कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया गया है, जो दाब है उस दाब से अधिक दाब लगाया जाएगा। यहाँ पर ये देख लेते हैं, यहाँ पर ये जो है हमारा ये सी वाटर है। सी वाटर में जानते हैं उसमें NaCl भी मिला हुआ रहता है, पानी भी रहता है, और यहाँ पे ये फ्रेश वाटर है। तो हमको तो फ्रेश वाटर चाहिए ना, तो यहाँ पे रिवर्स ओस्मोसिस करेंगे। यहाँ पे ये जो है अर्धपरगम्य झिल्ली लगा हुआ है, तो यहाँ पे जब प्रासरणी दाब से अधिक प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इधर का जो मोलिक्यूल है, जो विलायक है, जो जल है, जल के अणु निकल करके ये फ्रेश वाटर की तरफ आने लगेगा, और हमको तो फ्रेश वाटर ही चाहिए ना। और जो वी लिया है, जो NaCl है, उसको इसी में छांट देगा और शुद्ध वाटर हमको इधर मिल जाएगा। इसी को हम लोग प्रतिलोम प्रासरण, रिवर्स ओस्मोसिस या आरओ भी हम लोग इस चीज़ को कहते हैं। तो यहाँ पे प्रतिलोम प्रासरण, इस चीज़ को आप लोग बढ़िया से
अब चलिए यहाँ पे इसका जो प्रेशर होता है, यहाँ पर ये जो प्रेशर है प्राशरणी दाब से अधिक होता है। प्रेशर P जो है प्राशरणी दाब होता है, तो प्राशरणी दाब से यहाँ पे प्रेशर क्या करेंगे, प्राशरणी दाब से अधिक प्रेशर यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। तो जब प्राशरणी दाब से अधिक प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रतिलोम प्राशरण। तो फाइनली यहाँ पे जो है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का जो पूरे टर्म था वो यहाँ तक खत्म हो गया है। अब यहाँ पर जो सबसे पहले हम लोग पढ़े अर्धपारगम्य झिल्ली, तो अर्धपारगम्य झिल्ली जो है वह क्या करेगा, सिर्फ विलायक के अणु को ही गुजरने देगा। उसके बाद हम लोग पढ़े प्राशरण ओस्मोसिस। तो प्राशरण ओस्मोसिस में क्या होता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से शुद्ध विलायक से मोलिक्यूल निकल करके विलयन के तरफ जाने लगता है, विलयन के तरफ जाने लगता है, जिसको रोकने के लिए एक प्रेशर लगाया जाता है, जितना पर ये शुद्ध विलायक से विलयन की ओर जो अणु जा रहा है वह रुक जाए, उस प्रेशर को हम लोग ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अगर उससे अधिक प्रेशर अगर विलयन पर अप्लाई किया जाए तो विलयन से विलायक निकल करके शुद्ध विलायक की ओर आने लगता है, जिसको हम लोग प्रतिलोम प्राशरण कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रेशर है वह पाई यानी ओस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। अब चलिए यहाँ पर जो आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो ओस्मोटिक प्रेशर है उसका जो समीकरण है, ओस्मोटिक प्रेशर का जो समीकरण होता है प्राशरणी दाब का समीकरण हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्राशरणी दाब जो होता है इसको हम लोग आदर्श गैस समीकरण से लेते हैं। यहाँ पे हम लोग आदर्श गैस समीकरण से लेते हैं। तो आदर्श गैस समीकरण से हम लोग जानते हैं पाई भी बराबर NRT होता है, बोले पी भी बराबर NRT होता है। मगर यहाँ पर जो पी है, यहाँ पर ये जो पी है प्रेशर, इसमें प्रेशर को हम लोग प्राशरणी दाब कहेंगे, जहाँ पे पी बराबर क्या हो जाता है, पी बराबर पाई हो जाता है। अर्थात यहाँ पी बराबर पाई होता है प्राशरणी दाब में, तो हम लोग पी की जगह पे पाई लिखेंगे, पी की जगह पे पाई लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई भी बराबर NRT हो जाएगा। यहाँ पे पाई भी बराबर NRT, पी के जगह पे हम लोग पाई अप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे पाई बराबर निकालेंगे तो भी इसके बट्टा में आ जाएगा। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पाई बराबर हो जाएगा N/V/RT हो जाएगा। पाई बराबर N/V/RT, जहाँ N/V बराबर क्या होता है, N/V बराबर होता है मूलरता, मूलरता होता है। N/V बराबर मूलरता होता है, जहाँ N बराबर कौन चीज़ होगी हमारा, नंबर ऑफ मोल्स, अर्थात मोलों की संख्या, वी लिया की मोलों की संख्या, और भी जो हो गया वो हो गया आयतन बराबर M। तो M को हम लोग C से भी डिनोटेड करते हैं, जिसको हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर सांद्रता कहते हैं। तो इसको हम लोग C से भी लिख सकते हैं। तो N/V की जगह पे C लिख सकते हैं। तो पाई बराबर CRT, तो पाई बराबर CRT को ही हम लोग प्राशरणी दाब कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा पाई बराबर CRT को प्राशरणी दाब समीकरण कहते हैं, और इस समीकरण को हम लोग वांट हॉफ समीकरण भी कहते हैं। पाई बराबर CRT को ये बात याद रखिएगा, पाई बराबर जो CRT है इसको हम लोग प्राशरणी दाब समीकरण तो कहते ही हैं, इसके अलावे भी यहाँ पर इसको हम लोग वांट हॉफ समीकरण भी कहते हैं, पाई बराबर CRT को। अब यहाँ पर जो पाई है हमारा प्राशरणी दाब है, C जो है वह है मोलर सांद्रता, R जो है विलयन का स्थिरांक है, और T जो है हमारा ताप है। तो यहाँ पे प्राशरणी दाब समीकरण भी हम लोग खत्म कर लिए। अब चलिए प्राशरणी दाब से जुड़े एक दो टॉपिक है उसको भी हम लोग पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वह है सबसे पहले आइसोटोनिक विलयन। तो एक ये जो प्राशरणी दाब से रिलेटेड टॉपिक है आइसोटोनिक विलयन। तो समान ताप पर जिन विलयनों के प्राशरणी दाब समान होते हैं, वैसा विलयन जिसका प्राशरणी दाब क्या हो, समान हो, उसे हम लोग आइसोटोनिक विलयन कहते हैं। ये याद रखना है, समान ताप होना चाहिए, ताप बढ़ना या घटना नहीं चाहिए। समान ताप पर जिन विलयनों के प्राशरणी दाब समान होते हैं उसे हम लोग आइसोटोनिक विलयन कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा है हाइपरटोनिक विलयन। हाइपरटोनिक विलयन तो वैसा विलयन जिनका प्राशरणी दाब दूसरे विलयन से अधिक होता है, अर्थात जिनका प्राशरणी दाब दूसरे विलयन के प्राशरणी दाब से अधिक हो जाए उसे हम लोग हाइपरटोनिक विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर हाइपरटोनिक विलयन भी देख लिया। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है हाइपोटोनिक विलयन। हाइपोटोनिक विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यदि किसी विलयन का
प्रासरणी दाब दूसरे विलयन की अपेक्षा कम हो तो उसे हाइपोटोनिक विलयन कहते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट में है आइसोटोनिक विलयन में, वहाँ पे जो प्रासरणी दाब है समान होगा। हाइपरटोनिक में था, हाइपरटोनिक में जो प्रासरणी दाब है दूसरे विलयन से अधिक होगा, और जो हाइपोटोनिक है तो हाइपोटोनिक में दूसरे विलयन की अपेक्षा कम होगा। तो ये याद रखना है, आइसोटोनिक विलयन जिसमें प्रासरणी दाब समान होते हैं वैसा विलयन, और हाइपरटोनिक विलयन वैसा विलयन जिसमें प्रासरणी दाब क्या हो जाए, अधिक होता है, और हाइपोटोनिक में उसमें प्रासरणी दाब उसका दूसरे की अपेक्षा कम हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे जितने भी प्रासरणी दाब के टॉपिक थे, प्रासरणी दाब से रिलेटेड, वह सब खत्म हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इस चैप्टर का सोल्यूशन चैप्टर का विलयन का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वांट ऑफ फैक्टर। तो जो लास्ट वीडियो हमारा अगला वीडियो होगा वांट ऑफ फैक्टर पे। तो मिलते हैं वांट ऑफ फैक्टर के साथ अगले वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।